नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग, एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसे आप सुनेंगे तो काफ़ी रोमांचक होंगे और आप इस कहानी को सुनने के बाद अपने पास पड़ोसियों को भी सुनाएंगे, अपने सगे संबंधियों को भी सुनाएंगे, अपने मित्र व रिश्तेदारों को भी सुनाएंगे। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहानी को पूरा सुनिए। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो इसलिए कभी आधा अधूरा ज्ञान ना सुने। अगर आपको ज्ञान लेना ही है तो ज्ञान पूरा लीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ताकि कहानी पूरी आपकी अच्छे तरीके से समझ में आए और आप कहानी को पूरी तरह समझने के बाद अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों में शेयर कर सकें और आप अपनी इस कहानी को अपने बच्चों को भी सुनाएं ताकि आपके बच्चे भी इस कहानी को सुनकर काफ़ी रोमांचक हों। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक कपोतक पंछी की है जो एक जंगल में अपनी पत्नी के साथ रहता था और कपोतक पंछी काफ़ी हंसी खुशी एक पेड़ की खोह में अपना समय गुजार रहा था अपनी पत्नी के साथ। होता क्या है, एक समय की बात है, उस जंगल में काफ़ी तेज़ मूसलाधार बारिश होती है और सभी पंछी बारिश में भीग जाते हैं। जिन पंछियों के पास आसरा था वो पंछी अपने पेड़ की खोह में बैठे रहते हैं और जिन पंछियों के पास आसरा नहीं था वो इधर उधर भागते रहते हैं। तो जब ये दोनों कपोतक और कपोतक की पत्नी अपने पेड़ की खोह में बैठे थे तो एक कपोतक पंछी वहाँ पर उड़कर आता है और कहता है, मैं बारिश में भीग गया हूँ, मुझे थोड़ा सा आसरा दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो और मैं काफ़ी भीग गया हूँ। तो दोनों पंछी कहते हैं जो पेड़ की खोह में बैठे हुए थे अपना घोंसला बनाकर कि भाई देखो, हमारे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है, आप कहीं दूसरी जगह ठिकाना ढूंढो, हम खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं तो आपको क्या बचाएंगे। यह बात कपोतक उस दूसरे पंछी से कहता है। वो जिद करता है, वो नहीं मानता है और वो उस कपोतक की खोह में जो है घुस जाता है घोंसले में। तो वो उसे गिरा देता है। वो एक बार फिर उड़ता है और वो फिर जा बैठता है, वो फिर उसे दोबारा गिरा देता है। तो वो जो कपोतक पंछी था जो बारिश में भीगता हुआ आ रहा था वो कहता है कि तुम दोनों बहुत बड़े मूर्ख हो और तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती है, तुम मंद बुद्धि लोग हो और बहुत बड़े मूर्ख हो। कई बार उसने इस प्रश्न को दोहराया और इस प्रश्न को दोहराने के बाद वो वहाँ से चला गया। तब कपोतक की पत्नी अपनी पति से पूछती है कि ये बार बार मूर्ख कह रहा था, ये मूर्ख होता क्या है, ये मूर्ख किसे कह रहा था और ये मूर्ख बार बार क्यों कह रहा था और मूर्ख होता किस तरीके का है। तो कपोतक जो था वो अपनी पत्नी को मूर्ख किसे कहते हैं इसकी कहानी बताता है और वो कहानी शुरू करता है। तो जो है कपोतक की पत्नी ध्यान से इस बात को सुनती है और सोचती है और समझती है और तब आगे बात करती है। तो दोस्तों, कपोतक किस प्रकार अपनी मूर्ख वाली कहानी सुना रहा है समझिए इस वीडियो में। दोस्तों, कपोतक अपनी पत्नी से कहता है, एक प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ था। उस सेठ ने अपने लड़की की शादी की, लड़की की नौकरी लग गई, लड़का विदेश चला गया और सेठ की लड़की की जो बहू थी वो अपने गांव में अपने घर में रहते थे। और एक दिन सेठ की बहू स्नान करने के लिए पनघट पर जाती है, कुएं पर जाती है और वहाँ पर स्नान करती है। तो वहाँ पर 3 राहगीर गुजर रहे थे। वो तीनों राहगीरों को काफ़ी प्यास लगी थी और वो तीनों राहगीर उस सेठ की बहू से कहते हैं कि भाई हमें थोड़ा पानी पिला दीजिए, हमारा गला सूख रहा है, हम प्यास के मारे मरे जा रहे हैं। तो सेठ के लड़के की जो बहू थी उसके बदन पर इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे जो वो उन्हें आकर जल पिला सकती थी। उसने कहा कि तुम 3 लोग कौन हो, किस प्रकार के हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। ये सवाल उस सेठ के लड़के की बहू ने उन तीनों राहगीरों से किया। तो एक राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। तब उस सेठ के लड़के की बहू ने पूछा, यात्री 2 तरह के होते हैं, तुम कौन से यात्री हो। पर वो इस प्रश्न का उत्तर न दे सका। फिर सेठ की बहू ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो,
तो उसने कहा मैं एक अनपढ़ गंवार हूँ। तो उस दूसरे व्यक्ति से सेठ की बहू ने पूछा कि अनपढ़ गंवार व्यक्ति दो तरह के होते हैं, तुम कौन से हो? वह भी इस प्रश्न का जवाब न दे सका। फिर तीसरे व्यक्ति ने कहा कि आप इन दोनों को छोड़िए, आप मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला काफ़ी देर से सूखा जा रहा है, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। तो तब सेठ के लड़के की बहू ने तीसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? तो उसने कहा मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। तब सेठ के लड़के की बहू ने उससे कहा मूर्ख दो तरह के होते हैं, तुम कौन से मूर्ख हो, मुझे बताओ। तो वह भी इस प्रश्न का जवाब न दे सका और सेठ के लड़के की बहू ने उन्हें इस तरह बातों में उलझाए रखा। तब सेठ के लड़के की बहू ने कहा आगे जाइए, आगे मेरा आज जाके घर पड़ेगा और मैं पीछे से आती हूँ और तुमको वहीं पर पानी पिलाऊंगी। यह कहकर उस सेठ के लड़के की बहू ने उन तीनों को उस सेठ के लड़के की घर की बहू जो थी उस घर पर भेज दिया और पीछे से सेठ के लड़के की बहू भी घर आ गई उनके पीछे पीछे। तो सेठ के लड़के की जो बहू थी उसने उन तीनों को बताया, देखो मैंने तुम्हें घर इसलिए आने के लिए कहा था कि मैं पनघट पर स्नान कर रही थी और मेरे पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे तुम्हें पानी पिलाने के लिए, इसलिए मैं वहाँ असमर्थ थी, इसलिए मैं तुम्हें अब यहाँ पर पानी पिलाऊंगी और आप पानी पीजिए। उन्हें उन तीनों को सेठ के लड़के की बहू ने पानी पिलाया और उनसे कहा अब आपने पानी पी लिया, अब आप अपनी राह चलते बनिए। वो तीनों व्यक्ति पानी पीकर अपने अपने रास्ते चले गए। यह सब बातें, यह सब दृश्य उस लड़की का ससुर अपनी आंखों से देख रहा था। जब उस लड़की का ससुर यह सब दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था तो उसे काफ़ी पीड़ा हुई कि मेरा लड़का विदेश कमाता है और मेरे लड़के की बहू जो है वो अन्य मर्दों के साथ घूमती फिरती है और ये एक चरित्रहीन हो गई है। अब मैं इसका क्या करूं, कैसे इसका इलाज करूं? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग जाती है तो उसका इलाज भी ज़रूरी होता है। यह बात वो सेठ अपने दिमाग में सोचने लगा। उस सेठ ने यह बात राजा के दरबार में जाकर राजा को बताई कि मेरा इकलौता बेटा है, वो विदेश कमाता है और उसकी लड़के की जो बहू है वो अन्य मर्दों के साथ घूमती है। मैं काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी दुखी हूँ, मेरी समस्या का निवारण कीजिए। इस तरीके से वो अपनी व्यथा जो है सेठ राजा के दरबार में पेश करता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उस लड़की को हमारे दरबार में पेश किया जाए। राजा के जो सैनिक थे वो उस लड़की को लेने के लिए उसके घर पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे महाराज ने आपको दरबार में पेश होने का हुक्म दिया है, आप हमारे साथ चलिए। तब उस लड़की ने कहा आप अपने महाराज को पहले ये पूछ कर आइए उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, एक बेटी के रूप में बुलाया है या एक बहू के रूप में बुलाया है या एक माँ के रूप में बुलाया है। सैनिक सोच में पड़ जाते हैं और वापस राजा के पास जाते हैं और बताते हैं कि सेठ की जो बहू हैं उन्होंने इस तरीके का प्रश्न किया है। तो राजा भी सोच में पड़ जाते हैं और राजा जो है अपने मंत्रियों के साथ सलाह और विचार और विमर्श करने लग जाते हैं कि अब हम करें तो करें क्या। तब मंत्री जो थे राजा के वो राजा को सलाह देते हैं कि महाराज सेठ नगर के बड़े साहूकार हैं और जब ये साहूकार हैं तो इनके लड़के की बहू हमारी भी बहू लड़के की बहू हुई, इनका भी लड़का हमारा ही लड़का हुआ, तो हम क्यों ना उसे बहू के रूप में बुलाएं। राजा का आदेश पाते ही सैनिकों को आदेश दिया गया कि आप एक पालकी लेकर जाइए और हमारी बहू को लेकर आइए। राजा का आदेश पाते ही सैनिक पालकी लेकर उस लड़की के घर पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि महाराज ने आपको पालकी में बुलाया है एक बहू के रूप में, आप हमारी पालकी में बैठिए, आपको एक बहू के रूप में बुलाया है और ये पालकी आपके लिए भेजी है। सेठ के लड़की की जो बहू थी वो खुश हो जाती है और वह राजा के दरबार में पेश होने के लिए चल देती है और वो राजा के दरबार में पेश होती है। तो राजा ने उस लड़की से कहा कि हमारा लड़का विदेश कमाता है और तुम उसके पीठ पीछे अन्य मर्दों के साथ घूमती हो, इस तरीके का चरित्रहीन बर्ताव हम अपने नगर में नहीं सहन करेंगे। अगर आप इस तरह हमारे नगर में रहेंगी तो या तो आपको नगर से निकाल दिया जाएगा या फिर आपको सजा दी जाएगी। इस तरीके की बात राजा जो है उस लड़की से कहता है। तब वो लड़की जो थी, जो लड़की के साथ घटना घटित हुई थी उन तीनों व्यक्तियों को पानी पिलाने की,
वो घटना राजा से वो लड़की कहती है और पूरी व्यथा उस राजा को बताती है। तो राजा भी प्रसन्न हो जाते हैं और राजा कहते हैं कि वो 3 अनमोल बातें क्या थी जो तुमने, वो 3 प्रश्न के जवाब क्या थे वो हमें भी बताओ। तो उस लड़की ने कहा, महाराज, तीनों प्रश्न के सवाल काफ़ी अजीब हैं और उनके जवाब भी काफ़ी अनमोल हैं, ये मैं आपको नहीं बता सकती। राजा काफ़ी सोच में पड़ गए और राजा ने कहा कि अब इस लड़की से जवाब कैसे पूछा जाए। तो उस लड़की ने जवाब देने से इनकार कर दिया कि मैं आपको महाराज असमर्थ हूँ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि प्रश्न जो हैं इनके जो जवाब हैं, जो उत्तर हैं, वो काफ़ी अनमोल हैं। राजा सोचने लगा कि जब इन प्रश्नों के उत्तर इतने अनमोल हैं तो इन्हें जानना भी काफ़ी बेहद ज़रूरी है। तो राजा ने कहा, अब ऐसी कौन सी युक्ति लगाई जाए जो कि हम इन प्रश्नों के उत्तर जान पाएं। राजा को कुछ और नहीं दिखाई दिया। राजा ने क्या किया, उस लड़की से कहा कि बताओ, तुम्हारी अगर कोई इच्छा है इनाम की तो हम तुम्हें वो इनाम दें जो कि आप हमें इन उत्तर का प्रश्न बता सकें। तो राजा ने बिना विचारे ही उस लड़की से ये कह दिया कि हम तुम्हें आधे राज्य का मालिक बना देंगे, आधी सेना तुम्हारी होगी, आधे राज्य प्रशासन तुम्हारा होगा। तो उस लड़की ने कहा, महाराज, अगर फैसला आप बराबरी का कर रहे हैं तो फैसला लिखित पढ़त में होना चाहिए, तभी मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बता सकती हूँ। राजा ने बिना सोचे समझे ही लिखापढ़ी कर दी और उस लड़की को आधे राज्य का मालिक बना दिया, यानी कि वो लड़की अब आधे राज्य की महारानी बन चुकी थी। अब आगे वो लड़की उन प्रश्नों के उत्तर बताती है। अब वो लड़की कहती है, महाराज, पहला प्रश्न मैंने उन राहगीरों से पूछा था कि आप कौन हो। तो पहले यात्री ने जवाब दिया कि मैं एक यात्री हूँ। मैंने उसे कहा कि यात्री 2 तरह के होते हैं, पर उसने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि 2 यात्री वो किस तरीके के होते हैं। तो महाराज, पहला यात्री होता है चंद्रमा और दूसरा यात्री होता है सूर्य, जो कि पूरे दिन संसार में चलते रहते हैं और भ्रमण करते रहते हैं और लोगों को गर्मी और शीतलता जो है देते रहते हैं। सूरज अपनी गर्मी देता है और चंद्रमा अपनी शीतलता देता है। तो यह बात जो है लड़की उस महाराज से कहती है कि महाराज, पहले प्रश्न का जवाब यही है कि एक यात्री दो तरह के होते हैं, सूर्य और चंद्रमा, और दोनों यात्री पूरे दिन संसार में चलते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं बिना रुके। अब दूसरा प्रश्न जो है महाराज ने उस लड़की से पूछा कि दूसरा प्रश्न क्या था। दूसरा प्रश्न महाराज ये था कि उस दूसरे व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति हूँ। तो मैंने उससे कहा, अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी 2 तरह के होते हैं, तुम कौन से अनपढ़ गंवार व्यक्ति हो। तो उस महाराज ने पूछा कि अनपढ़ गंवार व्यक्ति 2 तरह के कैसे होते हैं। तो उस लड़की ने कहा, महाराज, अन्न और पानी 2 तरह के गंवार व्यक्ति होते हैं, जो किसी के साथ भी चल देते हैं और किसी का भी पेट भरते हैं, चाहे वो अनपढ़ हो या गंवार हो या फिर कोई विद्वान हो, और दोनों का ही पेट भरने के काम आते हैं और दोनों ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं किसी भी इंसान के लिए। तो ये सबसे बड़े अनपढ़ और गंवार हैं, अन्न और पानी। तो महाराज खुश हो गए उसके दूसरे जवाब को भी सुनकर। अब उस लड़की से तीसरा प्रश्न महाराज ने पूछा कि तीसरा प्रश्न क्या है, अब वो हमें बताइए। तो तीसरा प्रश्न उस लड़की ने बताया, महाराज, तीसरा प्रश्न मैंने उस तीसरे व्यक्ति से पूछा। तो उस तीसरे व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। तो मैंने उससे कहा कि मूर्ख 2 तरह के होते हैं, और तो तुम कौन से मूर्ख हो। तो वो महाराज इस प्रश्न को समझ तो गया पर उसने बता नहीं पाया, इसका उत्तर उसके पास नहीं था। तो महाराज ने कहा, ठीक है, इसका उत्तर तुम बताओ। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पर 2 तरह के वो व्यक्ति कौन कौन से होते हैं। तब उस लड़की ने कहा, महाराज, एक मूर्ख तो मेरे ससुर हैं, जो इसी तरह के होते हैं, जिन्होंने अपने घर की बात को बड़े दरबार में उछाला। अगर ये बात मुझसे पूछते तो ये बात मैं उनको घर पर ही बता देती कि मैं उन मर्दों के साथ क्या कर रही थी और उनका क्या काम था और वो किस लिए मेरे घर आए थे। तो सबसे बड़े जो मूर्ख हैं वो मेरे ससुर हैं। और दूसरा मूर्ख जब राजा ने पूछा तो वो लड़की थोड़ा पहले झिझक गई, पर अब उसे झिझक किस बात की थी, अब तो वो उस आधे राज्य की महारानी बन चुकी थी। तो उस लड़की ने कहा, महाराज, दूसरे मूर्ख व्यक्ति आप हैं, जो आपने बिना सोचे समझे आधा राज्य मुझे दे दिया, आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। जब इस बात को उस राजा ने सुना तो राजा काफ़ी क्रोधित हुआ, काफ़ी परेशान हुआ और
उस लड़की की बात को सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर अब वो राजा भी क्या करता, क्योंकि वो लड़की आधे राज्य की मालिक बन चुकी थी, आधी सेना उस लड़की की थी, अब उसका कोई कुछ नहीं कर सकता था। यह कहानी कपोतक पंछी अपनी पत्नी को सुना रहा था। कपोतक पंछी की पत्नी इस कहानी को बड़े ही ध्यानमग्न होकर सुन रही थी। तो दोस्तों, ये तीनों बातें उस सेठ के लड़के की बहू ने दरबार में राजा को बताई। तो उसके जो ससुर थे वो भी शर्मिंदा हुए और राजा भी अपनी करनी पर काफ़ी शर्मिंदा हुए, क्योंकि वो लड़की चरित्रहीन नहीं थी, वो लड़की सामाजिक लड़की थी और वो लड़की गलत नहीं थी। वो लड़की अपने धर्म का पालन कर रही थी। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी भूखे को पानी पिलाना कोई चरित्रहीन नहीं कहा जाता है। ये बात उस लड़की ने महाराज से कही कि महाराज, किसी भूखे को पानी पिलाना या किसी भूखे को भोजन कराना अपराध नहीं होता है। अगर आपकी नज़र में ये अपराध है तो ऐसा अपराध मैं हर रोज़ करने के लिए तैयार हूँ। महाराज उस लड़की से काफ़ी प्रसन्न हो गए और काफ़ी खुश भी हुए। जब इस कहानी को कपोतक पंछी अपनी पत्नी को सुना रहा था तो कपोतक पंछी की पत्नी भी इस कहानी को सुनकर काफ़ी खुश हुई और कपोतक का धन्यवाद करने लगी और कहने लगी कि आपने मुझे अच्छे तरीके से बताया कि मूर्ख इस दुनिया में कितने तरह के होते हैं और किस तरह के होते हैं और किस तरह के मूर्ख से काम लेना चाहिए और किस तरह के मूर्ख से क्या बात करनी चाहिए। यह बात कपोतक पंछी ने अपने पति कपोतक से कही। तो दोस्तों, ये कहानी हमें काफ़ी अच्छी प्रेरणा देती है और ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना विचारे किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, बिना विचारे किसी व्यक्ति से कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी नज़र में गलत भी दिख रहा है तो उस व्यक्ति से पहले उसकी गलती का कारण पूछना चाहिए, तब हमें उस व्यक्ति पर आरोप लगाना चाहिए। दोस्तों, कहानी में काफ़ी कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने पास पड़ोसियों को भी सुनाएं, अपने रिश्तेदारों को भी सुनाएं, अपने सगे संबंधियों को भी सुनाएं, क्योंकि देखिए, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। अगर आपने ज्ञान लिया है पूरा तो उस ज्ञान को किसी में शेयर कीजिए। जब तक आप उस ज्ञान को किसी के पास शेयर नहीं करेंगे आपका ज्ञान अधूरा ही रहेगा। इस कहानी को आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपने रिश्तेदारों को भी सिखाइए और फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जो है शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियो आपको प्रतिदिन हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी और आपको ऐसे गजब ज्ञान की कहानी जो है आपको सीखने के लिए मिलती रहेंगी। दोस्तों, कपोतक की 3 बातें जो किसी भिखारी को भी राजा बना सकती हैं। अपनी औलाद को इस तरह की कहानी आप ज़रूर सिखाइए ताकि आपके बच्चे हमेशा अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छा ज्ञान उन्हें मिले, अच्छी अच्छी बातें उन्हें सीखने के लिए मिलें और वो एक दिन आपके बच्चे आपका नाम रोशन कर सकें इस दुनिया में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।